दोस्तों सीपीसी की सीरीज हम शुरू कर चुके हैं। पहले मैंने बताया कि ऑर्डर फर्स्ट है, 13 रूल्स हैं। 13 रूल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आप बात कर रहे हैं सेकंड रूल की, सेकंड ऑर्डर की। तो ऑर्डर सेकंड की बात करें अगर सीपीसी की, तो ऑर्डर सेकंड है फ्रेम ऑफ सूट, कि सूट कैसे फ्रेम होगा, सूट को फ्रेम करते वक्त क्या क्या चीजों का आप ध्यान रखोगे। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर 7 रूल्स हैं दोस्तों। ऑर्डर सेकंड में 7 रूल्स हैं। तो पहले रूल की अगर बात करें फ्रेम ऑफ सूट। अब फ्रेम ऑफ सूट क्या कह रहा है दोस्तों, कि जो भी सूट आप फ्रेम करेंगे वो प्रैक्टिकली इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि उसके ग्राउंड पर फाइनल डिसीजन हो सके, और जो भी उसमें डिस्प्यूट वाला मैटर है या जो भी फर्दर लिटिगेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो सूट को फ्रेम करते वक्त जहां तक भी प्रैक्टिकल होगा आप उसको इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि ताकि फाइनल ग्राउंड का डिसीजन बन सके, और जो डिस्प्यूट के सब्जेक्ट है उनको आप इन्वॉल्व करोगे, और इस बात का भी ध्यान रखोगे कि फर्दर लिटिगेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। यानी फर्दर लिटिगेशन प्रिवेंट कैसे होगी कि सभी आप जो इश्यूज हैं, पार्टीज हैं, उसको एक ही सूट में इन्वॉल्व कर लोगे, और जो भी काज ऑफ एक्शन है या जो क्लेम्स है, जो आपके सभी क्लेम्स है, क्लेम्स को भी ज्वाइन करोगे, काज ऑफ एक्शन को भी ज्वाइन करोगे आप, और जो डिफेंडेंट है सभी डिफेंडेंट को भी आप ज्वाइन कराओगे एक ही सूट में। आगे रूल 2 की बात कर रहे हैं। ऑर्डर सेकंड रूल 2, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। अब ये क्या कह रहा है कि जो हर एक जो सूट होगा उसमें आप टोटल क्लेम अपना इन्वॉल्व करोगे। अगर किसी भी काज ऑफ एक्शन के बारे में आप प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है, तो वो जो प्लेंटिफ है वो अपना जो टोटल क्लेम है, अगर उसको किसी से 100 रुपए लेने हैं तो 100 रुपए का ही वो सूट फाइल करेगा, 100 रुपए का केस फाइल करेगा। पर अगर प्लेंटिफ अगर चाहे तो वो अपने क्लेम को रिलिंक्विश कर सकता है, त्याग कर सकता है, 100 रुपए की जगह 50 का केस फाइल कर सकता है। सपोज कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि अगर प्लेंटिफ चाहे कि उसको लगता है कि मेरे कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, सपोज उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट है, उसकी पिकनिक जुरिस्डिक्शन है 25,000 रुपए तक की, और उसका जो क्लेम है, जो प्लेंटिफ को पैसे लेने हैं वो 30,000 या 35,000 लेने हैं। वो चाह रहा है कि चलो इसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, पिकनिक जुरिस्डिक्शन में मेरा केस फाइल हो जाए, तो वो रिलिंक्विश कर सकता है, 30,000 की जगह 25,000 का केस फाइल कर सकता है। ये उस बारे में बोल रहा है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, जहां पर प्लेंटिफ ने ओमिट कर दिया या इंटेंशनली रिलिंक्विश कर दिया। अब दो चीजों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर, कि या तो उसने ओमिट कर दिया कि नहीं मैं 30,000 की जगह 25,000 का केस फाइल करूंगा, या फिर जानबूझकर उसने रिलिंक्विश कर दिया, ठीक है, कोई भी अपने क्लेम का पोर्शन, तो बाद में इस पोर्शन को वो क्लेम नहीं कर सकता जिसको उसने ओमिट कर दिया या रिलिंक्विश कर दिया। ओमिशन टू sue फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ। अब आगे क्या कह रहा है इसी में, सब रूल 3 में, रूल 2 में, a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of the same relief, but if he omits except with the leave of the court to sue all for relief, he shall not afterwards sue for any relief so omitted। अब कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो एंटाइटल्ड है एक या एक से ज्यादा रिलीफ के लिए, सेम काज ऑफ एक्शन है मगर उस जो सेम काज ऑफ एक्शन पर वो कई रिलीफ मांग सकता है। सपोज उसने एक सूट फाइल किया है डेफेमेशन का, डेफेमेशन वो परपेचुअल इंजेक्शन भी क्लेम कर रहा है, वो सूट फॉर डिक्लेरेशन भी क्लेम कर रहा है, और वो सूट फॉर कंपनसेशन भी क्लेम कर रहा है। तो एक काज ऑफ एक्शन पर उसको कई रिलीफ है, कई रिलीफ वो क्लेम कर सकता है इन पर। मगर अगर उसने कोई भी जो रिलीफ है उसको ओमिट कर दिया, सभी रिलीफ को या किसी भी रिलीफ को, तो बाद में वो इस ओमिटेड रिलीफ को जो उसने ओमिट कर दिया, नहीं मांगा, उसको क्लेम नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट की परमिशन लेकर उसने इसको छोड़ा है तो बाद में क्लेम कर सकता है, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि इस रूल की एक्सप्लेनेशन के पर्पज से जो एब्लिगेशन है या कोलैटरल सिक्योरिटी है, अब मानिए किसी व्यक्ति का ऑब्लिगेशन है या कोई कोलैटरल सिक्योरिटी उसने दी गई है कि हम मैं परफॉर्मेंस करूंगा और इन सक्सेसिव क्लेम की जो उस ऑब्लिगेशन से पैदा हो रही है, तो ये समझी जाएगी एक काज ऑफ एक्शन। अब आगे देखिए, रूल 3 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट की बात कर रहे हैं, जो एंडर ऑफ काजेस ऑफ एक्शन। अब क्या कह रहे हैं, जो अदरवाइज प्रोवाइडेड है, जो इसके अलावा बताया गया है, उसको सुरक्षित रखते हुए जो प्लेंटिफ है वो एक सूट में कई सारे काजेस ऑफ एक्शन सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट में उनको इन्वॉल्व कर सकता है, और या फिर सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट में ज्वाइंटली इन काजेस ऑफ एक्शन को ज्वाइंटली इन्वॉल्व कर सकता है, क्लेम कर सकता है इनको। और जहां पर इस प्लेंटिफ ने इन काजेस ऑफ एक्शन को, जिसमें वो ज्वाइंटली इंटरेस्टेड है सेम डिफेंडेंट या सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, चाहे
तो एक डिफेंडेंट है, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे उसके रिलीफ बनते हैं, उनके अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है, या ज्यादा डिफेंडेंट है, उनके अगेंस्ट में सभी रिलीफ्स को क्लेम कर सकता है। मगर जहां पर काजेज ऑफ एक्शन यूनाइट कर दिए उसने, बहुत सारे काजेज ऑफ एक्शन है उसके, कई ज्यादा काजेज ऑफ एक्शन है, तो कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, वो डिपेंड करेगी कि अमाउंट कितना है या वैल्यू ऑफ एग्रीगेट कितना है सब्जेक्ट मैटर का एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट। जब सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसका एग्रीगेट देखेगी, या सब्जेक्ट मैटर को देखेगी, या फिर वैल्यू देखेगी उसकी। आगे, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्या कह रहे हैं कि जो काज ऑफ एक्शन होगा वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये रिलीफ मांगे जा सकते हैं, इनके अलावा कोई रिलीफ आप नहीं मांगोगे। और रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मांग रहे हो, आप किस चीज का क्लेम मांग सकते हो? क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट और एरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयरऑफ। अगर आपने रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल किया है, तो वहां पर जो काज ऑफ एक्शन है, मीन प्रॉफिट आप मांग सकते हो, या एरियर ऑफ रेंट मांग सकते हो, या फिर डैमेजेस का क्लेम फाइल कर सकते हो। साथ में रिकवरी के साथ में डैमेजेस ऑफ क्लेम को फाइल कर सकते हो फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसका ब्रीच हुआ है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर क्लेम डैमेजेस या कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। या फिर जिसके बारे में ये जो रिलीफ आपने मांगा है, जिस काज ऑफ एक्शन के बारे में, उस काज ऑफ एक्शन से संबंधित अगर कोई और रिलीफ बनता है, तो वो रिलीफ भी आप क्लेम कर सकते हो। अब कंडीशन क्या कह रही है कि इस रूल में ये नहीं समझा जाएगा जो पार्टी है फोरक्लोजर या रिडेम्पशन की, वो मोर्टगेज प्रॉपर्टी में पोजेशन का भी केस फाइल कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मोर्टगेज प्रॉपर्टी है, मोर्टगेज प्रॉपर्टी में आपने फोरक्लोजर का सूट फाइल कर दिया या रिडेम्पशन का सूट फाइल कर दिया, तो रिडेम्पशन या फोरक्लोजर, आपको पता ही होगा फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है। फोरक्लोजर का मतलब यह है कि आपने जो लोन मोर्टगेजी से लेना है, ठीक है, तो आप उसको एक नोटिस दे रहे हैं कि भाई इतने समय में आप दे दें, अदरवाइज जो आपका राइट है वो खत्म हो जाएगा। और रिडेम्पशन का राइट है मोर्टगेजी का, जो मोर्टगेजी ने रिडीम कराना है, तो रिडीम के लिए एक समय सीमा है, उस समय सीमा में उसको वो पैसा वापस देना होगा, नहीं देगा तो उसका रिडेम्पशन का राइट खत्म हो जाएगा। तो जहां पर रिडेम्पशन या फोरक्लोजर का राइट है, तो वहां पर वो पोजेशन का केस भी फाइल कर सकता है। ये जो राइट है, ये राइट उससे लिया नहीं जाएगा। आगे देखिए, क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एयर। अब क्या कह रहा है कि कोई भी क्लेम जो एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटिव या एयर के अगेंस्ट में है, वो ज्वाइन नहीं कराया जाएगा पर्सनली, उसके अगेंस्ट में पर्सनली। कारण यह है कि आप एयर की कैपेसिटी में स्यू कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी में स्यू कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटर को एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में स्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको पर्सनली आप स्यू नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। जहां पर कोर्ट को यह लगता है कि ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन किसी एक सूट में कोर्ट जो ट्रायल है उसको कंफ्यूज कर सकते हैं, डिले हो सकता है, या अदरवाइज इनकन्वीनियंट है, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि सेपरेट ट्रायल किए जाएं जो भी न्याय के लिए न्याय संगत हो। तो इस तरह अगर उसको लगता है कि ज्वाइंटर ऑफ काजेज, अब हम पार्टीज के ज्वाइंटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम काजेज ऑफ एक्शन की ज्वाइंटर की बात कर रहे हैं। ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन की वजह से अगर एम्बैरेस होता है या डिले होता है ट्रायल में, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा सेपरेट ट्रायल करो इसका। आगे देखिए, ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंटर। अब क्या कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्शन है मिस ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन के, वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में लोगे। वो आपको बता ही दिया है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी क्या होगी, जिस डेट को आप कोर्ट में अपीयर होगे। और या फिर अगर ऐसे केस में अगर इशू सेटल होते हैं, तो जहां पर इशू सेटल के समय या उससे पहले, ठीक। और अगर बाद में ये सब्सिक्वेंटली रेज हुआ है, सब्सिक्वेंटली अराइज हुआ है इस तरह का ऑब्जेक्शन, और या फिर आपने ये ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं, तो ये समझा जाएगा कि आपने ये ऑब्जेक्शन जो है मिस ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन का, ये आपने वेव कर दिया। तो दोस्तों छोटा सा ये ऑर्डर था, आपने देख लिया फ्रेम ऑफ सूट का। फ्रेम ऑफ सूट में आप क्या क्या ध्यान रखोगे, पूरा क्लेम करोगे, पार्ट ऑफ द क्लेम करोगे, रिलिंक्विश भी कर सकते हो आप, काजेज ऑफ एक्शन पे ज्वाइन कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर रिकवरी है तो उसमें क्या क्या आप क्लेम कर सकते हो। अगर एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटिव, एयर के अगेंस्ट में है तो सिर्फ उनके अगेंस्ट में
ऑफिशियल कैपेसिटी में ही फाइल करोगे, और कोर्ट ऑर्डर सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कर सकती है, और ऑब्जेक्शन एज टू निजमेंट वो भी आप कर सकते हो, मगर अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में नहीं किया तो ये समझा जाएगा कि आपने अपना अधिकार छोड़ दिया। 10 मिनट में कवर हुआ दोस्तों। तो लग रहा है कि क्या सीपीसी मुश्किल है क्या, बताना जरा कमेंट में। थैंक यू।